हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित में इकाई 3 का गणित सीखना एवं आकलन, जिसके अंतर्गत टॉपिक है प्राचीन भारतीय गणित पद्धति द्वारा सीखना, कक्षा में रचनावाद का आकलन, अवधारणा एवं प्रतीकात्मक ज्ञान। तो इन सभी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए सीधे सीधे टॉपिक पर जाते हैं और इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हम 20 मॉक क्वेश्चन भी देखेंगे प्रैक्टिस के लिए। चलिए तो पहले थ्योरी को देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय गणित पद्धति द्वारा सीखना। प्राचीन भारतीय गणित में गणना, तर्क और समस्या समाधान पर विशेष जोर दिया जाता था। तो जो पुरानी पद्धति थी गणित की, उसमें गणना, तर्क और समस्या समाधान पर ही ज़्यादातर जोर दिया जाता था। गणित को केवल सूत्र याद करके नहीं, बल्कि तर्क, मानसिक गणना और व्यवहारिक उदाहरणों के माध्यम से भी समझा जाता था। इसकी प्रमुख विशेषता देखते हैं। मानसिक गणना को महत्व देना, गणितीय नियमों के तर्क के साथ समझना है, दैनिक जीवन की समस्याओं से गणित को जोड़ना, संख्या पद्धति और स्थान मूल्य की समझ, सरल से जटिल की ओर सीखना, गणितीय पहेलियों एवं समस्या समाधान का प्रयोग करना। तो ये सब इसकी विशेषताएं हैं जो पुरानी गणित की पद्धति थी उसकी। चलिए इसका उपयोग देखते हैं। शिक्षण में इसका क्या उपयोग है। बच्चों को सीधे सूत्र बताने के बजाय पहले उदाहरण, पैटर्न दिए जाएं, फिर उनसे नियम खोजने के लिए कहा जाए। तो आजकल क्या होता है कि पहले हम सूत्र को बताते हैं, फिर बच्चों को समझाते हैं, लेकिन इसमें सूत्र को मतलब जो पुरानी पद्धति उसमें क्या होता था, सूत्र को बताने के बजाय क्या होता था, उसमें उदाहरण और पैटर्न के माध्यम से पहले बताया जाता था। उसके बाद बच्चे को नियम खोजने के लिए कहा जाता था। एग्जाम्पल के देखें तो यदि बच्चों को 25 × 4 का हल करना है तो उन्हें 25 धन 25 धन 25 धन 25 मतलब 4 हिस्सों में बांटकर या 100 के रूप में सोचने के लिए प्रेरित किया जाता था। इससे गणना के पीछे की अवधारणा स्पष्ट होती है। देखिए, अगर हम 25 × 4 करते हैं तो सीधा सीधा नियम में आता है कि गुना का नियम लगा हुआ है और इसका आंसर आ जाएगा कल। लेकिन अगर इसी को हम समूह में बनाकर, मतलब एक उदाहरण के माध्यम से देखें तो समूह बनाकर, तो 25 का कितने बार समूह बनाएंगे, 4 बार समूह बनाएंगे, तब इसका आंसर क्या आ जाएगा, 100 आएगा। तो उदाहरण से समझाया जाता था पहले। नेक्स्ट टॉपिक है कक्षा में रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। रचनावाद के अनुसार बच्चा ज्ञान को केवल शिक्षक से प्राप्त नहीं करता है। देखिए, रचनावाद में क्या होता है, शिक्षक जो मतलब पढ़ाता है उससे सिर्फ ज्ञान प्राप्त नहीं करता है, बल्कि जो पहले से बच्चे को पता होता है पूर्व ज्ञान और अनुभव के आधार पर क्या करता है, स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। तो अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान जो पहले से उसे पता रहता है उसके आधार पर ही वहाँ ज्ञान का निर्माण करता है, स्वयं करता है। तो यही क्या होता है रचनावाद, मतलब स्वयं जो बच्चा अपने अनुभव से ज्ञान प्राप्त करता है वही रचनावाद है। गणित की कक्षा में रचनावादी दृष्टिकोण देखते हैं। विद्यार्थी सकुल से सीखते हैं। शिक्षक मार्गदर्शक सहायक की भूमिका निभाता है। बच्चों के पूर्व ज्ञान को महत्व दिया जाता है। गतिविधि एवं समस्या समाधान द्वारा सीखना। नेक्स्ट है गलतियों को सीखने का अवसर माना जाता है। एग्जाम्पल, एक शिक्षक पूछता है एक आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। लेकिन शिक्षक क्या करता है, उसका सूत्र जो है उसको तुरंत नहीं बताता, बच्चों को वर्गाकार कागज या चित्र देकर स्वयं गिनने और पैटर्न खोजने देगा। मतलब बच्चों को अपने अनुभव से करने के लिए वह कागज दे रहा है, चित्र दे रहा है। इसके बाद बच्चे क्षेत्रफल के सूत्र तक पहुंचते हैं, तो उसे बच्चों को स्वयं करने के लिए वह पैटर्न के माध्यम से एक बनाने के लिए कागज दे रहा है कि वह बच्चे स्वयं अपने अनुभव से सीखे करके। यही क्या है, मतलब बच्चे स्वयं ज्ञान का प्राप्त करते हैं, ज्ञान का निर्माण करते हैं। यही क्या है, रचनावादी अधिगम है। नेक्स्ट है आकलन, असेसमेंट। गणित में आकलन का उद्देश्य केवल यह देखना नहीं है कि बच्चे ने सही उत्तर दिया या नहीं, बल्कि यह जानना है कि बच्चे ने कैसे सोचा और कहाँ कठिनाई हुई। देखिए, आकलन का क्या मतलब है, जानना यह है कि बच्चे ने कैसे सोचा और कहाँ पर कठिनाई हो रही, कहाँ पर बच्चों की समस्या हो रही है, उसको जानना ही क्या है, आकलन है। चलिए, तो आकलन के कितने प्रकार हैं उसको देख लेते हैं। तो आकलन के हम 3 प्रकार पढ़ेंगे। निदानात्मक आकलन, बच्चे की कठिनाई या पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए, पहले कारण को जानने के लिए। दूसरा है रचनात्मक या फॉर्मेटिव आकलन, सीखने की प्रक्रिया के दौरान लगातार किया जाता है। ये कक्षा में चलने वाली प्रक्रिया है रचनात्मक आकलन। नेक्स्ट है योगात्मक या समेटिव आकलन, जो कि अध्याय या सत्र परीक्षा के अंत में उपलब्धि जानने के लिए होता है, ये अंत में होता है।
चलिए, गणित में और कौन से प्रभावी आकलन इसको देखते हैं। मौखिक प्रश्न होता है एक, गतिविधि आधारित भी होता है, गणितीय पहेलियों द्वारा होता है, कार्यपत्रक भी है, प्रोजेक्ट है और अवलोकन है। विद्यार्थी द्वारा समाधान समझना, गलती का विश्लेषण। महत्वपूर्ण क्या है, केवल सही उत्तर पर ध्यान देने के बजाय समाधान की प्रक्रिया को महत्व देना चाहिए। नेक्स्ट है अवधारणात्मक ज्ञान, कंसेप्चुअल नॉलेज। अवधारणात्मक ज्ञान का अर्थ है किसी गणितीय अवधारणा को समझना और उसके पीछे का कारण जानना। एग्जाम्पल के लिए देखें तो बच्चा जानता है कि 3 × 4 बराबर क्या होता है, 12 आता है, लेकिन यह क्या प्रक्रियात्मक ज्ञान हो सकता है। अब इसे अवधारणा ज्ञान कैसे बनाएंगे, देखिए ये तो क्या हो गया, सिंबल के माध्यम से बना है तो प्रतीकात्मक ज्ञान हो गया, लेकिन इसको अवधारणात्मक कैसे बनाना है। देखिए 3 × 4 का अर्थ है 4 के 3 समूह या 3 के 4 बार पुनरुक्ति है, तब यह क्या कहलाएगा, अवधारणा कहलाएगा, तभी यह क्या कहलाएगा, अवधारणात्मक ज्ञान कहलाएगा। अगर 3 × 4 की जगह क्या रहेगा, 4 के 3 समूह या 3 की कितनी बार पुनरुक्ति हुई है, 4 बार पुनरुक्ति हुई, इस तरह से अगर रहता है तो क्या होगा, यही अवधारणात्मक ज्ञान होगा। अवधारणात्मक ज्ञान विकसित करने के तरीके देखते हैं, क्या क्या है उसके तरीके। अवधारणात्मक ज्ञान विकसित करने के, वस्तुओं का प्रयोग, चित्र और मॉडल, गतिविधियाँ, वास्तविक जीवन के उदाहरण हो सकते हैं, जैसे कि प्रश्न पूछना, ये भी अवधारणात्मक ज्ञान हो सकता है। तो इसके पहचान के तरीके भी हैं, प्रश्न पूछना, क्यों और कैसे, ये अवधारणात्मक ज्ञान में आएगा। अलग अलग विधियों से समाधान, ये भी अवधारणात्मक है। प्रतीकात्मक ज्ञान, सिंबॉलिक नॉलेज। गणितीय विचारों को संख्या, चिन्ह और प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त करने की क्षमता को प्रतीकात्मक ज्ञान कहा जाता है। प्रमुख गणित प्रतीक हैं जोड़, घटाव, गुना, भाग, बराबर, अधिक, कम, प्रतिशत, ये सब इसके सिंबल हैं जो प्रतीकात्मक ज्ञान में आते हैं। चलिए एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। यदि एक बच्चे के पास 5 आम हैं और उसे 3 आम और मिलते हैं, तो वास्तविक स्थिति क्या है, 5 आम + 3 आम, दोनों का जोड़ हो गया। अब इस चित्र के माध्यम से बताएंगे तो 5 आम का या सेब का चित्र है, यहाँ पर सेब का चित्र है, प्लस और 3 और सेब। तो अगर देखिए ये चित्रात्मक रूप में हो गया। अब इसको प्रतीक में बदलना है तो क्या होगा, 5 + 3 बराबर कितना होगा, 8। तो ये प्रतीकात्मक रूप हो गया, यही है प्रतीकात्मक अवधारणा। बच्चे को पहले वस्तु के माध्यम से बताते हैं, फिर उसका चित्र बनाते हैं, चित्र बनाने के बाद क्या करते हैं, प्रतीक के रूप में सिखाते हैं। यही अवधारणा क्या है, प्रतीकात्मक ज्ञान है। चलिए तो परीक्षा के लिए क्या मुख्य बात याद करना है उसको देख लेते हैं। प्राचीन भारतीय गणित में क्या होता है, तर्क होता है, मानसिक गणना और व्यवहारिक गणित। तो ये प्राचीन भारतीय गणित की जो पद्धति थी उसमें ये सब होता है पुरानी विधि में। रचनावाद में क्या होता है, विद्यार्थी स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। शिक्षक की भूमिका क्या होती है, मार्गदर्शक या सहायक की होती है, फैसिलिटेटर की होती है। आकलन केवल उत्तर नहीं होता, प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण है। देखिए तो आकलन में केवल उत्तर पर ध्यान नहीं देना चाहिए, लेकिन उत्तर कैसे लाया है, क्यों लाया है, इसमें ध्यान देना चाहिए कि आखिर समाधान कैसे किया है बच्चा। तो प्रक्रिया पर ध्यान देना महत्वपूर्ण है। अवधारणात्मक ज्ञान में गणितीय विचार का अर्थ और कारण समझना बहुत जरूरी है। प्रतीकात्मक ज्ञान में क्या होगा, गणितीय विचारों को चिन्हों, संख्याओं में व्यक्त करना। और प्रभावी गणित शिक्षण के लिए क्या है, देखिए वस्तु, चित्र और प्रतीक। इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझ सकते हैं। पहले समझना है, फिर करके देखना है, फिर चित्र बनाना है, उसके बाद प्रतीक को लिखना है, उसके बाद तर्क देना है। तो यही क्रम है बच्चों में गणित की अवधारणात्मक और प्रतीकात्मक ज्ञान समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है। चलिए प्रैक्टिस के लिए 20 मॉक क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, रचनावाद दृष्टिकोण के अनुसार बच्चा ज्ञान। तो रचनावाद दृष्टिकोण में क्या होता है, बच्चे स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर ज्ञान को निर्मित करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन 20 का आंसर है स्वयं अपने अनुभवों के आधार पर निर्मित करता है। प्रश्न 2 है, रचनावादी कक्षा में शिक्षक की मुख्य भूमिका क्या होती है। तो शिक्षक की भूमिका क्या होती है, मार्गदर्शक या सहायक बनना। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है मार्गदर्शक एवं सहायक बनना। प्रश्न 3, गणित सीखने बच्चों की गलतियों को किस रूप में देखना चाहिए। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सीखने की प्रक्रिया का
महत्वपूर्ण हिस्सा। प्रश्न 4 अवधारणात्मक ज्ञान का अर्थ है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी गणितीय अवधारणा के अर्थ और संबंधों को समझना। प्रश्न 5 है निम्न में से प्रतीकात्मक ज्ञान का उदाहरण कौन सा है। तो इसका आंसर प्रतीकात्मक ज्ञान का उदाहरण है ऑप्शन नंबर सी 5 धन 3 बराबर क्या होता है 8 लिखना, यही है प्रतीकात्मक ज्ञान। प्रश्न नंबर 6 है बच्चों को 3 गुनी 4 बराबर 12 समझाने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3 या 4 के समूह बनाकर समझाना। प्रश्न नंबर 7 गणित में प्रभावी आकलन का मुख्य उद्देश्य है। तो प्रभावी आकलन का मुख्य उद्देश्य क्या है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा बच्चे की समझ और सीखने की प्रक्रिया को जानना है। प्रश्न 8 है सीखने की प्रक्रिया के दौरान किया जाने वाला आकलन कहलाता है। तो सीखने की प्रक्रिया के दौरान क्या होता है आकलन, कक्षा कक्षा होता है तो रचनात्मक आकलन है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर है रचनात्मक फॉर्मेटिव आकलन। प्रश्न 9 बच्चे की गणितीय कठिनाइयों का कारण पता लगाने के लिए कौन सा आकलन उपयोगी है। तो कौन सा आकलन उपयोगी है कठिनाई को पता लगाने के लिए, निदानात्मक। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर है निदानात्मक आकलन। प्रश्न 10 प्राचीन भारतीय गणितीय परंपरा में किस पर विशेष जोर दिया जाता था। तो विशेष रूप से जोर दिया जाता था मानसिक गणना और तर्क पर। ऑप्शन 20 का आंसर है मानसिक गणना और तर्क पर। प्रश्न 11 बच्चों को गणित सिखाने का सबसे प्रभावी क्रम कौन सा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी वस्तु, चित्र और प्रतीक। प्रश्न 12 यदि शिक्षक पूछता है तुमने यह उत्तर कैसे निकाला, तो वह मुख्य रूप से किसका आकलन कर रहा है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी गणितीय सोच एवं प्रक्रिया। प्रश्न 13 है रचनावादी गणित कक्षा में निम्न में से कौन सा सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी बच्चों को अलग अलग विधियों से समाधान खोजने देना। प्रश्न 14 है प्लस माइनस गुना और भाग है किस प्रकार के ज्ञान से संबंधित है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए प्रतीकात्मक ज्ञान से है, सिंबॉलिक नॉलेज से। प्रश्न 15 है यदि बच्चा सही उत्तर देता है लेकिन समाधान की प्रक्रिया समझा नहीं पाता तो शिक्षक को क्या करना होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उसकी अवधारणात्मक समझ की जांच करनी चाहिए। प्रश्न 16 है गणित शिक्षण में वास्तविक जीवन के उदाहरणों का प्रयोग क्यों किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी गणित को बच्चों के अनुभवों से जोड़ने के लिए। प्रश्न 17 है निम्न में से कौन सा रचनावादी गतिविधि का उदाहरण है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी विभिन्न वस्तुओं से समूह बनाकर गुणा का नियम खोजना। प्रश्न 18 है योगात्मक आकलन सामान्यतः कब किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी सीखने या इकाई के अंत में। प्रश्न 19 है क्यों और कैसे जैसे प्रश्न गणित की कक्षा में किसे बढ़ावा देते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी तार्किक एवं अवधारणात्मक सोच को। प्रश्न 20 है निम्न में से गणित सीखने का सबसे उपयुक्त उद्देश्य कौन सा है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अवधारणा समझकर तर्क एवं समस्या समाधान करना। चलिए इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट और है इसको देख लेते हैं। देखिए रचनावाद क्या होगा, इसमें विद्यार्थी केंद्रित होता है, विद्यार्थी अपने अनुभव द्वारा शिक्षा ज्ञान का निर्माण करता है। तो यह क्या होगा विद्यार्थी केंद्रित होता है। इसमें रचनावाद में शिक्षक सिर्फ एक मार्गदर्शक की तरह कार्य करता है, शिक्षक मार्गदर्शक होता है, फैसिलिटेटर होता है। आकलन होता है प्रक्रिया और समझ, अवधारणात्मक ज्ञान होता है अर्थ और कारण की समझ होता है। प्रतीकात्मक ज्ञान में क्या होता है संख्या एवं गणितीय चिन्हों का प्रयोग होता है। थैंक यू एवरीवन। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपना सपोर्ट बनाकर रखेंगे। थैंक यू एवरीवन।